नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे तथ्य संकलन के द्वितीयक विधि या द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स। द्वितीयक तथ्य या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन की द्वितीयक स्रोत कहते हैं। श्रीमती पीवी यंग ने कहा कि इन तथ्यों को या द्वितीयक तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं उन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। प्रोफेसर पीएच मान के अनुसार ये द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, अर्थात प्रथम बार एकत्रित किए गए हुए तथ्य नहीं होते हैं, बल्कि ये अन्य व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित किए गए मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक व्यक्तिगत प्रलेख यानी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट, और दूसरा सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट। व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट, इसके अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख और समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का भी समावेश हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूप में हो सकती है। व्यक्तिगत प्रलेख का अर्थ स्पष्ट करते हुए जॉन मेज ने लिखा है कि अपने संकुचित अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा उनकी स्वयं की क्रियाओं, अनुभवों एवं विश्वास के बारे में स्वयं के द्वारा लिखा गया एक विवरण है। इसके अंतर्गत पत्र, डायरी, जीवन इतिहास, संस्मरण आदि चीजें आती हैं। पत्र, सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई बार पत्र लिखता है। अधिकांश पत्र व्यक्तिगत होते हैं, परंतु फिर भी ये एक महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों एवं जीवन लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष रूप से उपयोग किया गया है। इसी प्रकार से डायरी, कई लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या में अपनी घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं। वैसे तो डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज होता है, अतः व्यक्ति के जीवन की रहस्यमयी बातों का पता लगाने का ये एक विश्वसनीय स्रोत है। जॉन मेज ने कहा कि डायरियां सबसे ज्यादा रहस्यों घटना करने वाली होती हैं, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता एवं दूसरी ओर इनमें घटनाओं एवं क्रियाओं के घटित व संपन्न होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। सामाजिक शोध में डायरी काफी उपयोगिता है, फिर भी डायरी की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ इसके दोष भी हैं। आलपोर्ट ने कहा कि डायरियों में घटनाओं की पूरी तरह से स्वीकार करके चला तो जाता है तथा अक्सर उन व्यक्तियों या दशाओं का विवरण भुला दिया जाता है जिनके अस्तित्व व चरित्र के बारे में डायरी के लेखक को अनुमान मात्र। जीवन इतिहास, तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का भी काफी महत्व है। जॉन मेज ने कहा कि वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधित सामग्री के लिए किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी भी प्रकार की जीवन संबंधी सामग्री। जीवन इतिहास के मुख्यतः दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम आत्मकथा, इनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता है, और उसका दूसरा है जीवन चरित्र यानी कि बायोग्राफी।
जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। साधारणतः प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही लिखे जाते हैं। जीवन इतिहास आत्मकथा के रूप में स्वयं के द्वारा भी लिखा जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही द्वितीयक तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत हैं। किसी महापुरुष के जीवन इतिहास से उसके समय की, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। जीवन इतिहासों से एक विशेष काल की सामाजिक परिस्थितियों एवं समस्याओं को भी भली प्रकार से समझा जा सकता है। भारत में समाज सुधारकों के जीवन इतिहास से हिंदू समाज और उसमें व्याप्त कुरीतियों को समझने और उससे संबंधित अध्ययन करने में काफी मदद मिलती है। इस प्रकार जीवन इतिहास के उपयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। इनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। आत्मकथाएं लिखने वाले अधिकांशतः ये जानते हैं कि उनका प्रकाशन कैसे होगा, कब होगा, अतः ये उनके दुर्बल पक्षों को कई बार छिपा जाते हैं, परिस्थितियों व घटनाओं का यथार्थ चित्रण नहीं कर पाते हैं। इससे आत्मकथाओं द्वारा प्राप्त सामग्री की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता कम हो जाती है। फिर आता है संस्मरण, मेमोरीज। कई लोग अपनी यात्राओं, अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं या अपने रोमांचकारी अनुभवों को संस्मरण के रूप में लिखते हैं या उन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। और ये संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, बल्कि काल विशेष के समाज की दशाओं का भी चित्रण करते हैं। यात्राओं व महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जैसे कोलंबस, फहियान, हेनसांग, मेगास्थनीज आदि काफी उपयोगी संस्मरण लिखे हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में भी कई अधिकारियों के द्वारा ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर संस्मरण लिखे गए हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों का काफी महत्व है। इसके अंतर्गत इसमें व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, उनके दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में ये प्रलेख विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें पत्र, डायरियां, जीवन इतिहास, संस्मरण प्रकाशन के उद्देश्य से नहीं लिखे जाते हैं, तो इनकी विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता भी काफी अधिक होती है। अब इसके साथ साथ इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं यह है कि इसमें प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रलेखों को प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन है और ये पता लगाना आसान नहीं है कि कौन से प्रलेख कहाँ से प्राप्त होंगे, किसके पास हैं। और यदि पता चल भी जाता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वे शोध कार्य में के लिए मिल ही जाएंगे। प्रामाणिकता की भी समस्या रहती है। व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमा इनकी प्रामाणिकता का पता लगाने के भी, इनकी सत्यता की जांच करने की है। कई व्यक्तिगत प्रलेख कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, अर्थात उनमें घटनाओं या व्यक्तिगत अनुभवों को बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया जाता है। फिर ये ज्ञात करना और भी कठिन है कि कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख कितना सही है और कितना गलत है। फिर आता है वैज्ञानिक सामान्यीकरण में कठिनाई। व्यक्तिगत प्रलेखों की एक सीमा यह है कि इनके आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण निकालना काफी कठिन है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्ति विशेष के विचारों एवं दृष्टिकोणों का परिचायक होता है। वह डायरी, पत्र, संस्मरण या आत्मकथा में किसी समूह है, समाज, सामाजिक घटना, सामाजिक समस्या आदि के संबंध में जो कुछ लिखता है, क्या वह संपूर्ण समूह है या समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें कठिनाई आती है। फिर सांख्यिकी विश्लेषण में भी कठिनाई आती है। व्यक्तिगत प्रलेखों के आधार पर प्राप्त सामग्री का सांख्यिकी विश्लेषण करना भी सामान्यतः संभव नहीं होता है। और पक्षपात की संभावना, कई व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्तिगत पक्षपात काफी मात्रा में पाया जाता है, जो शोध सामग्री के रूप में उनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता को व्यक्तिगत प्रलेखों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि अध्ययन में हमेशा
वस्तुनिष्ठता बनी रही। धन्यवाद।